हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ये यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके जो 6 चैप्टर हैं उन्हें हम पढ़ चुके हैं और आज उसका जो 7वां चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। 7वें चैप्टर का जो नाम है वो है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ये क्या होते हैं इन्हें हम देखेंगे इस चैप्टर में। हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, 6ठे चैप्टर में पढ़ा द्वितीय क्रियाओं के बारे में। अब हम 7वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में। ये तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप ये सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेवा सेक्टर के अंतर्गत तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। पहले चतुर्थ क्रियाकलाप में देख लेते हैं क्या है। इसमें सूचना आधारित है और इसमें अनुसंधान एवं विकास आधारित है, मतलब किसी भी नई चीज की रिसर्च करना या फिर किसी भी नई चीज की खोज करना। चतुर्थ क्रियाकलाप में किसी भी नई चीज या किसी भी चीज की खोज करना ही चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। और ये तृतीय क्रियाकलापों में देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसके अंतर्गत वाणिज्य एवं व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार आता है एवं सेवाएं आता है। बेसिकली जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें सेवाओं से रिलेटेड कार्य होता है। तृतीय क्रियाकलाप में सेवाओं से रिलेटेड कार्य होता है। जैसे कोई भी वकील है, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ये अपनी दूसरे व्यक्तियों को या किसी को भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार। थोक मतलब जब हम किसी भी सामान को उद्योगों से थोक रेट पर खरीदते हैं, मतलब वो थोक व्यापार क्या होता है कि मतलब जो वस्तु है उसकी जो मात्रा है उसमें अधिकता हो, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदें तो उसे ही थोक व्यापार कहते हैं। और फुटकर व्यापार में हम बेसिकली कुछ कम ही सामान खरीदते हैं, मतलब अपने जितना जरूरत होता है उतना ही खरीदते हैं। और थोक व्यापार में अपनी जरूरत से ज्यादा, मतलब कि हमें जरूरत तो है और थोड़ी बहुत चीजों को हम अपने पास रख भी लेंगे, लेकिन हम उन चीजों को जो हम ज्यादा चीज खरीदे हैं हम उन चीजों को दुकान तक भी पहुंचाएंगे और फिर दुकान वाले वो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब थोक व्यापार है। और फुटकर व्यापार तो हम डेली लाइफ में ही करते हैं। जब हम कोई भी दुकान से सामान लेते हैं तो हम फुटकर व्यापार के अंतर्गत ही लेते हैं। जैसे एक आध सामान जो हम लेते हैं दुकान से तो फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। और थोक व्यापार ग्रामीण एवं नगरीय इन दोनों में होता है। फुटकर व्यापार भी ग्रामीण एवं नगरीय दोनों में होता है। जो फुटकर व्यापार है वो जो ग्राम है उनमें आवधिक बाजार लगाकर बिक्री की जाती है। आवधिक बाजार क्या होता है, जो मतलब कुछ दिनों के अंतराल में बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। और एक होता है साप्ताहिक बाजार, मतलब जो प्रत्येक सप्ताह है किसी भी दिन वो मतलब एक सप्ताह के बाद लगाए जाते हैं, तो उन्हें साप्ताहिक बाजार कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है परिवहन, मतलब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही ये परिवहन आता है। और ये देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। रेल परिवहन हो गया, सड़क जाल तंत्र हो गया। वैसे सड़क जाल तंत्र के अंतर्गत ही रेल परिवहन आता है, क्योंकि सड़क में ही तो रेल चलती है। और सड़क जाल तंत्र में अन्य भी है, जैसे मतलब ट्रक है, गाड़ी, कार, मतलब ऐसे अन्य जितने भी मतलब रोड में चलते हैं तो मतलब सड़क जाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जल परिवहन हो गया। जल परिवहन दो प्रकार के, आंतरिक और महासागरीय। और एक है वायु परिवहन। वायु परिवहन में भी यात्री सेवा या माल सेवा, क्योंकि जो वायु है, जो मतलब वायु परिवहन है, हेलीकॉप्टर है, कोई भी जहाज होगा तो उनसे यात्रियों की आवाजाही भी होती है और माल की आवाजाही भी होती है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संचार। संचार क्या होता है, किसी भी मतलब बातों को, किसी के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वो किसी माध्यम उसका कोई भी हो सकता है, तो उसे संचार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये परिवहन की परिभाषा नहीं बताई, आप इसकी परिवहन की परिभाषा सुन लीजिए। किसी भी वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब हम संचार टॉपिक पे आते हैं। संचार में आपको बता दें क्या होता है। और इसका जो माध्यम है, उसका सबसे पहला माध्यम है परिवहन, की मतलब संचार जो है परिवहन के माध्यम से होता है। अगर आपको किसी व्यक्ति तक कोई संचार पहुंचाना है तो आप किससे जाएंगे, परिवहन से ही जाएंगे। अगर आप सपोज करो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप फोन से नहीं भेज सकते, तो आप मतलब उसके जरिए भी जा सकते हैं, परिवहन से। और अगर आपके पास फोन भी है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब अगर आप उसे नहीं भी करना चाहते हैं तो भी मतलब परिवहन के जरिए आप संचार भेज सकते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार का वो है दूरभाष, जो मतलब जो ज्यादा अधिक दूरी पर होते हैं उन्हें मतलब टेलीफोन के जरिए भी संचार कर दिया जाता है।
और इसका जो तीसरा प्रकार है वो है दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। संचार का जो दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है, टीवी कैसा माध्यम है? टीवी दृश्य माध्यम है संचार का, जैसे रेडियो होगा, मीडिया होगा, ये सब श्रव्य माध्यम है। फिल्म भी दृश्य माध्यम है संचार का, ठीक है। और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवाएं भी आती हैं। बेसिकली सेवाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, क्योंकि जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें उसका अर्थ ही मतलब सेवाएं हैं, कि मतलब कोई व्यक्ति किसी को भी सेवा प्रदान करेगा तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ये सेवा बैंकिंग से रिलेटेड हो सकती है, बीमा से रिलेटेड हो सकती है, और ये सेवा व्यक्तिगत और व्यावसायिक भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है वाणिज्य एवं व्यापार। ये एग्जाम में आता है, आपसे अंतर पूछता है। वाणिज्य एवं व्यापार के अंतर्गत आता है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। बेसिकली आपसे ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में अंतर पूछा जाता है, और ये वाणिज्य एवं व्यापार के अंतर्गत ही आते हैं। वास्तव में व्यापार अन्यत्र उत्पादित मदों के क्रय और विक्रय को ही कहा जाता है। व्यापार किसे कहते हैं? जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं या किसी भी चीज को बेचते हैं तो उसे ही व्यापार कहते हैं। सिंपल भाषा में यहाँ पे कह रहे हैं आपको। फुटकर एवं थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की तमाम सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। हम व्यापार क्यों करते हैं? सपोज करो आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, तो आप मतलब उस फैक्ट्री में किसी भी वस्तुओं का जो आपके पास उस फैक्ट्री में जो वस्तु उत्पादित हो रही है आप उनका क्रय विक्रय करते हो। आप कहीं से कच्चा माल लेके आते हो और आप तैयार माल उसको बेचते हो, तो मतलब वो आप क्यों कर रहे हो? वो सब लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो इसका जो हर एक उद्देश्य है वो जो व्यापार का वो लाभ कमाना होता है, ठीक है। और ये जो सारा काम है ये कस्बों एवं नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्यापारिक केंद्र किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो कस्बों और नगरों में जो सारा काम होता है इन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखिए। ग्रामीण विपणन केंद्र एवं नगरीय विपणन केंद्र में अंतर पूछता है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र, इसके अंतर्गत क्या है? निकटवर्तीय बस्तियों का पोषण करते हैं। ये जो ग्राम है, जो मतलब ग्राम स्तर पर जो भी कोई सेवा प्रदान करते हैं, तो वो मतलब जो आसपास की बस्ती होती है, आसपास के क्षेत्र होते हैं, उनका वो पोषण करते हैं, ठीक है। इसमें जो है अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये जो ग्रामीण पे मतलब ज़्यादा उच्च स्तर की सुविधाएं तो नहीं, लेकिन फिर भी जो मतलब रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं या फिर रोजमर्रा की जो वस्तु है उनका जो उत्पादन होता है, और ये मतलब ये अर्धनगरी होते हैं। मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादा चीज़ों की सुविधाएं तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब होता है, ठीक है। ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दोस्तों। ये जो ग्रामीण लोग हैं इनकी जो मांग होती है उनको भी ये पूरा करते हैं, जो मतलब वहाँ के जो लोग जो काम करते हैं। और जो ग्रामीण विपणन केंद्र में आवधिक बाजार भी लगाए जाते हैं। आवधिक बाजार मैंने आपको शुरुआत में ही बताया चैप्टर के कि मतलब ये बाजार कुछ दिनों के अंतरालों में लगाए जाते हैं, तो उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। और साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में 1 दिन लगाए जाते हैं उन्हें साप्ताहिक बाजार कहते हैं। और दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र। यहाँ ज़्यादा विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्राप्त होती है। मतलब कि ग्राम स्तर की जो सेवाएं हैं उनसे थोड़ा ऊपर लेवल की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होती है नगरीय विपणन केंद्र में, या फिर सामानों में भी। इनमें न सिर्फ साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती है। मतलब कि इसमें जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो तो मतलब यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि मतलब खाने पीने से रिलेटेड, तो ये तो मतलब रोजमर्रा की चीज़ें हैं कि मतलब ये तो होनी ही चाहिए। मतलब इसकी जो अलावा भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। और जो नगरीय में है यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई की सुविधा बेसिकली अच्छी होती है। देखते हैं आप लोग, यहाँ अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता। तो यहाँ पर आपको वकील की सुविधा भी प्राप्त होती है, परामर्शदाता की सुविधा भी प्राप्त होती है, जो कि आपको ग्रामीण स्तर पर नहीं होती है। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, कि मतलब यहाँ इन क्षेत्रों में जो नगरीय विपणन केंद्र इन क्षेत्रों में विनिर्माण भी होता है। विनिर्माण मतलब द्वितीय क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग ज़्यादा होते हैं नगरों में। तो मतलब और उद्योगों में क्या होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, वो वस्तु का विनिर्माण होता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे। और जो नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार क्या होते हैं, और इसमें अंतर भी पूछता है आपसे।
फुटकर व्यापार क्या होता है, इन्हें देखते हैं हम। वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं के वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं उन्हें फुटकर व्यापार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि फुटकर व्यापार ऐसे व्यापार हैं जो मतलब उपभोक्ता जो उस वस्तु को उपभोग करता है, जो अपने उस वस्तु को उपभोग में लाता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। अब ये कह रहा है कि उपभोक्ता की वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, मतलब जो उपभोक्ता है वो किससे डायरेक्ट जो खरीदता है, जो उपभोक्ता दुकान से ही खरीदता है ना, तो वो मतलब फुटकर व्यापार होता है। ठीक है, जो इस और फुटकर बिक्री के उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे फेरी वाला, रेडी, ट्रक से द्वार, डाक एवं इंटरनेट से। क्योंकि जो गांव में है, नगरों में फेरी वाले आते हैं, तो मतलब हम जो उपभोक्ता वो प्रत्यक्ष रूप से फेरी वालों से खरीदते हैं। ऐसे रेडी वाले ऐसे ट्रक से मंगाते हैं, द्वार से द्वार, डाक द्वारा भी पार्सल करते हैं, और इंटरनेट से भी। इंटरनेट से फुटकर बिक्री, अब आप सोच में पड़ गए क्या? जी नहीं, इंटरनेट से फुटकर बिक्री होती है। अरे ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मतलब फुटकर बिक्री होती है, क्योंकि हम ज़्यादा सामान नहीं मंगाते ऑनलाइन से, मतलब एक आध जो मतलब फुटकर तरीके से मंगाते हैं, 1 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब इसी तरीके से मंगाते हैं। क्योंकि हमें उनको बेचना नहीं है, उसको हमें खुद अपने उपयोग में लेके आना है, अपने उपभोग में लेके आना है, तो उसे ही कहते हैं। अब ये देखिए थोक व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? अभी हमने फुटकर व्यापार देखा पीछे, अब हम थोक व्यापार पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में अंतर पूछता है आपसे एग्जाम में। थोक व्यापार क्या है? थोक व्यापार का गठन फुटकर भंडारों द्वारा न होकर अनेक बिचौलियों, सौदागरों एवं पूर्तिकरों द्वारा होता है। जो थोक व्यापार है वो मतलब डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचते हैं। पहले जो उद्योगों में जो निर्माण होता है किसी भी वस्तुओं का, उनसे जो बीच में जो बिचौलिए हैं, सौदागर हैं, वो उनसे माल खरीदते हैं। और फिर जो सौदागर हैं, बिचौलिए हैं जो बीच के, वो मतलब दुकानों को अपना माल बेचते हैं, और फिर हम फिर दुकानों से खरीदते हैं। ठीक है, जो मतलब उद्योगों से बिचौलिए लेते हैं तो वो मतलब थोक रेट में लेते हैं, ये उसे ही थोक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, और बिचौलियों जो बिचौलियों से जो दुकान वाले लेते हैं उन्हें भी थोक व्यापार कहा जाता है। लेकिन दुकानों से जो हम लेते हैं, उपभोक्ता लेता है, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो परिवहन है। देख लीजिए, परिवहन को शुरुआत में मैंने डिफाइन कर दिया कि मतलब किसी भी वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत ऐसे परिवहन आते हैं जो मतलब जमीन पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, जैसे रेल हो गया, कार हो गई, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रक, मतलब कुछ भी, हर एक चीज़ जो मतलब जमीन पर चलती है वो सड़क परिवहन है। ठीक है, इनसे माल की भी आवाजाही होती है, और ये मतलब इनकी सामानों की आवाजाही होती है, और ये सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, और लोग इन्हें ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सड़क परिवहन के जरिए हम वस्तु एवं व्यक्तियों को द्वार तक भेज सकते हैं। जैसे हम जल परिवहन से या वायु परिवहन से हम व्यक्ति को द्वार तक नहीं भेज सकते, मतलब उनके घर तक नहीं भेज सकते। अगर आप जल परिवहन के अंतर्गत अगर आप जाते हैं कहीं भी, तो आपको जहाँ पे समुद्र है या नदी है वहीं पर रोक दिया जाएगा, वहाँ से फिर आपको सड़क परिवहन के अंतर्गत आना होगा। ऐसा ही है ना, कि मतलब वैसे तो नहीं कि मतलब जो नदी है या फिर समुद्र है वो उसके डायरेक्ट घर तक हो, ऐसा नहीं है। वो आपने तो निश्चित स्थान पर छोड़ देगा, और वहाँ से सड़क परिवहन के अंतर्गत ही हमें आना पड़ेगा। ठीक है, जल परिवहन में देखते हैं आंतरिक एवं महासागरीय। जल परिवहन के अंतर्गत व्यापार होता है, और व्यापार में जल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो जल परिवहन है उस व्यापार में नहीं तो उससे प्रदूषण होता है, और ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है, और जो वायु परिवहन है इसमें यात्री सेवा एवं माल सेवा, मतलब वायु परिवहन से यात्रियों की आवाजाही भी होती है और माल की आवाजाही भी होती है। ठीक है, जो अन्य टॉपिक है वो देखिए संचार। नेक्स्ट टॉपिक है संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों तथा तथ्यों तथा विचारों का प्रेषण शामिल है। संचार किसे कहते हैं? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संचार किसे कहते हैं बताइए। तो सुनिए दोस्तों, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों तथा विचारों का प्रेषण शामिल है। लेखन के आविष्कार के कारण संदेशों को संरक्षित किया जा सका है। अब संचार क्या होता है? मतलब किसी भी जो अपना उसका जो संदेश है, जो कोई भी पहुंचाना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना, अपनी बात पहुंचाना, अपने शब्दों को पहुंचाना, ये संचार है। और जब से लेखन प्रणाली आई है तो मतलब संचार को और भी सुदृढ़ किया जा सका है, क्योंकि
लेखन प्रणाली के जरिए जो किसी भी व्यक्ति ने जो संचार भेजे हैं हम उन्हें संभाल कर रख सके। ठीक है, संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में मदद मिली है। संचार जो है वो परिवहन के जरिए होता है, मतलब अधिकतर संचार। लेकिन आजकल तो इंटरनेट आ गया दोस्तों, तो मतलब इसने हर एक चीज़ को कम कर दिया है। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जो परिवहन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो जनसंख्या का आकार है। अगर किसी भी देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मतलब उस देश में परिवहन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर आप खुद से सोचिए ना, जैसे कि मतलब जनसंख्या ज़्यादा है तो मतलब उस देश में अधिक सामान की आवश्यकता होगी, अधिक प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, अधिक विनिर्माण की आवश्यकता होगी। जब इन सब की अधिक आवश्यकता होगी तो मतलब परिवहन तो चाहिए। जब जैसे उद्योगों में सामान बनते हैं तो मतलब उद्योगों से बाजार तक या फिर कच्चा माल जो है वो उद्योगों तक कौन पहुंचाता है, परिवहन ही पहुंचाता है ना। तो मतलब ये जो 2 पॉइंट है ये परिवहन को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या कारक एवं उद्योग। अब पर्यटन देखिए कि पर्यटन क्या है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक यात्रा है, वो तो आपको पता ही है दोस्तों। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बदले ना होकर आनंद व प्रमोद के लिए की जाती है। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट कह रहा है कि पर्यटन एक यात्रा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो पर्यटन है वो मतलब व्यापार के उद्देश्य से नहीं, मतलब किसी काम के उद्देश्य से नहीं की जाती है। वो अपने आनंद व प्रमोद के लिए की जाती है, अपने खुशी के लिए की जाती है वो। ठीक है, कुछ पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व की दृष्टि से पर्यटन विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। दोस्तों जो पर्यटन क्षेत्र है इसमें के अंतर्गत जो सरकार को सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है और जो तृतीय क्रियाकलाप का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है ये तृतीय क्रियाकलाप का। और इसके अंतर्गत सरकार को 1/4 राजस्व प्राप्त होता है, 25 करोड़ राजस्व प्राप्त होता है, 1/4 पर्यटन क्षेत्र से सिर्फ। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए नीचे, इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे दोस्तों, जहाँ पर मतलब कोई भी पर्यटन क्षेत्र होता है तो वहाँ के जो आसपास के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा रोजगार मिलता है। जैसे कि कहीं कोई पर्यटन क्षेत्र है और वहाँ पर जो अगर व्यक्ति पर्यटन के लिए आया, मतलब कोई भी व्यक्ति, तो मतलब उसको अगर वो रुका तो उसके आसपास होटल जरूर होंगे, आपने देखे होंगे कि मतलब वो रुकेगा कहाँ। और होटलों में उनके भोजन की सुविधा होती है जिससे मतलब व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्ति है उनको रोजगार मिलता है। जैसे और परिवहन भी हो गया, मनोरंजन भी हो गया। तो मतलब इन सभी के जरिए जो स्थानीय लोग हैं उनको मतलब रोजगार की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यही कह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। इसे देखिए आप, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक है जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कारक है वो है मांग। आजकल लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पर्यटन क्षेत्र में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। मतलब जो विगत शताब्दी मतलब क्या 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। दोस्तों आप शताब्दी तो समझते हैं ना, शताब्दी तो आप समझते ही होंगे ना। मतलब कि जैसे जो मतलब सन है, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है तो ये कब तक चलेगी? ये चलेगी सन 2000 से 2099 तक। सन 2000 से 2099 तक 21वीं शताब्दी चलेगी। और जैसे ही 2100 आ जाएगा तो मतलब वो 22वीं शताब्दी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसे 21वीं शताब्दी कहते हैं। देखिए आप, उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के लिए समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। कि मतलब आजकल की जो भागदौड़ है, जो समय है, वो मतलब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन लोग जो है मतलब अपने ऑफिस से किसी जो काम करते हैं उनसे बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो अवकाश लेते हैं और अवकाश लेकर वो कहाँ जाते हैं? अवकाश लेकर वो पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो है परिवहन। परिवहन के आजकल मतलब परिवहन इतना सुदृढ़ हो गया है कि लोगों को मतलब लोग मतलब इससे बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जो पर्यटन को आकर्षित करते हैं। इसका जो सबसे पहला कारक है वो है जलवायु। कि मतलब लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे मतलब ठंडी जलवायु, लोगों को ठंडी जलवायु बहुत ज़्यादा पसंद होती है।
जैसे इंडिया में ही हो गया, जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो मतलब ये इस ऐसे क्षेत्रों में लोग अधिक जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दूसरा इसका कारण है भूदृश्य। भूदृश्य को मतलब लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं इसको। आप ये मान के चलिए इसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। भूदृश्य में क्या आता है, जैसे झील आती है, नदियाँ आती हैं, पहाड़ आते हैं, मतलब लोगों को ये सब बहुत बढ़िया लगता है। जैसे समुद्र का जो बीच होता है वो भी भूदृश्य के अंतर्गत आता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है पर्यटन को आकर्षित करने के लिए। और जो तीसरा कारक है वो है इतिहास एवं कला। इतिहास एवं कला का से यहाँ पर उपलब्ध, यहाँ पर इसका इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है जो विरासत है, जो मतलब जो किसी भी देश की जो विरासत है उनको इंडिकेट कर रहा है। जैसे भारत का जो ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, मतलब यही कह रहा है कि यहाँ पे जो मतलब धार्मिक विरासत है, धार्मिक से धार्मिक ही नहीं सिर्फ मतलब कोई भी विरासत है, ठीक है, जो मतलब ऐतिहासिक विरासत है उन्हें यहाँ पे कह रहा है कि मतलब लोग उन्हें भी देखना पसंद करते हैं। और ये जो चौथा पॉइंट है वो है संस्कृति। लोग संस्कृति भी देखने के लिए भी मतलब अन्य स्थानों से अन्य स्थानों पर जाते हैं। और भारत की संस्कृति दुनिया में इतनी फेमस है कि लोग मतलब विदेशों से ज़्यादातर लोग भारत की संस्कृति ही देखने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है, कैसे? चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, आप पहले इस वर्ड को समझिए। चिकित्सा पर्यटन, जो व्यक्ति विदेशों से, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो व्यक्ति विदेशों से किसी अन्य देश में, जैसे अमेरिका से इंडिया में आया है, तो मतलब वो सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए आता है। यदि वो सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए आता है तो मतलब चिकित्सा पर्यटन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भारत में जो है वो मतलब चिकित्सा पर्यटन भारत में जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अग्रणी बनकर उभरा। लेकिन कैसे, क्यों, इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे मेन कारक है वो भारत के महानगर, भारत के जो महानगर है उनमें स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। कि मतलब भारत के जो महानगर, महानगर मतलब दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये है, यहाँ पर उच्च स्तरीय अस्पताल हैं और यहाँ पर लगभग हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है। इसलिए विदेशों से भी लोग इन नगरों में आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो मतलब इसीलिए जो भारत है वो चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी बनकर उभरा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वो है चतुर्थ क्रियाकलाप। अब ये क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या है वो हम देखते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं, कि मतलब इन चतुर्थ क्रियाकलाप में किसी भी चीज की खोज की जाती है। ठीक है, और जो शोध करता होता है व्यक्ति, वो मतलब बहुत ही ज्यादा विकसित होता है और वो बहुत ज्यादा कुशल होता है, अपने जो कार्य है उनमें बहुत ज्यादा कुशल होता है वह व्यक्ति। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से है। बताया ना दोस्तों कि मतलब इन व्यक्तियों के पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, और इसमें शिक्षा, सूचना तथा शोध एवं विकास से रिलेटेड इसमें काम होते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई शुरुआत की किसी भी नई चीज की, ठीक है, कोई सूचना के क्षेत्र में कोई किसी भी चीज की शुरुआत की, तो ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थक शब्द से अभिप्राय उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना। मैंने आपको बस शुरू में ही बताया, अभी भी बताया कि मतलब चतुर्थ क्रियाकलाप है, उनका जो उद्देश्य है वो है शोध और एवं विकास। ठीक है, और इनके लिए नए विचार देना, मतलब नई नई चीजों की खोज करना इनके बारे में। दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक नंबर के में आते हैं सीबीएसई एग्जाम में, कि कॉलर का रंग तथा कार्य की प्रवृत्ति क्या है। जैसे लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, स्वर्ण कॉलर श्रमिक किन्हें कहते हैं, जो मतलब पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत काम करते हैं। पंचम क्रियाकलाप मैंने आपको नहीं बताया दोस्तों, इसे सुन लीजिए। ये निर्णयकर्ता एवं परामर्शदाता होते हैं। निर्णयकर्ता मतलब सबसे जो टॉप पर होता है, सबसे आपको मतलब जो उच्च व्यक्ति होता है, बिल्कुल टॉप पर, सबसे ज्यादा सम्मानित एवं ज्ञान होता है उसके पास, वो निर्णय करता है। ठीक है, निर्णय करता है, परामर्श जाता है, कि जिसके पास अधिक ज्ञान होगा वही निर्णय कर सकेगा, सोच समझ के और परामर्श दे सकेगा। तो जो मतलब पंचम क्रियाकलाप है ये इसके अंतर्गत आते हैं। जो मतलब पंचम क्रियाकलाप में जो काम करते हैं उसे स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, और जो श्वेत कॉलर श्रमिक है वो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में काम करते हैं और ये अति कुशल श्रमिक होते हैं, जो मतलब उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग हैं उनमें काम करते हैं। ठीक है, और ये मतलब जो अपने काम में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं।
नीला कॉलर श्रमिक, ये क्या है इन्हें देखें। उद्योगों में वास्तविक उत्पादन से संबंधित कर्मी जो होते हैं वो उन्हें नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। वैसे मैं रोज ही मतलब 1-2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपका सिलेबस है उसे मैं बहुत ही जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसे जल्द से जल्द देख सकें और जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों मैं 20 जून तक आपको टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 20 जून तक जो आपका चैप्टर्स है दोनों बुक है उन्हें मैं समाप्त करा दूंगा, और उसके बाद जो है वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।